शुरुआत कुछ हाल के आंकड़ों से ही कर लेते हैं, क्योंकि हमने कुछ एसआईपी की रफ्तार सुस्त होती हुई इस बार देखी है। और हालांकि बहुत मामूली गिरावट है, लेकिन जिस तरीके से बाजार में हमने एक बेहतरीन रैली देखी है, उसको देखते हुए एसआईपी के आंकड़े क्या बताते हैं। मैं फिरोज आपसे शुरुआत करूंगी और जानना चाहूंगी, ये जो ट्रेंड है एसआईपी का, मई में हमने देखा था अधिकतम निवेश गया था इस साल बेसिकली एसआईपी के आंकड़ों का। जून में क्यों ये थोड़ा सा कम हुआ है, क्या वजह आपको लग रही है? देखिए, स्वाति जी, मेरे हिसाब से अगर अगर 0.1% से कम होता है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज देखिए, उसके सब्सिक्वेंट अप्रैल से मई जब आपने देखा होगा 13,1700 से 13,700 से सीधे 14,700 पे पहुंच गया था। तो एक ऐसे महीने के बाद जहां 1,000 करोड़ की बढ़त देखने को मिली, ऑफ कोर्स उसके पहले 500 करोड़ की गिरावट मिली एसआईपी के नंबर में, फिर 1,000 करोड़ की बढ़त मिली, और अब ऑलमोस्ट फ्लैट सा है। 14,729 का नंबर, 734 का नंबर आया 49 से। आई डोंट थिंक यू कैन रीड टू मच इन दिस नंबर, पॉइंट 1। पॉइंट 2, आई थिंक ये एसआईपी आंकड़े अगर लास्ट ईयर के देखूं मैं, तो एक चीज तो उभर के आती है कि रिटेल इन्वेस्टर पर परफॉर्मेंस को बाई नहीं कर रहा है। पहले बहुत ऐसा होता था कि जब पास परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती थी तो एसआईपी के आंकड़े बनते थे। जब पास परफॉर्मेंस की रिटर्न कम हो जाती थी तो एसआईपी की स्टॉपेजेस काफी बढ़ जाती थी। अब देख रहे हैं कि लास्ट 5-10 सालों की एजुकेशन के बाद, आपके चैनल से माध्यम से भी आप कितना एजुकेट करते हैं, तो लोग अब ऐसा नहीं है कि पास परफॉर्मेंस के आधार पर एसआईपी में शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के लिए आ रहे हैं। हमने देखा हुआ है कि अगर आप देखें, ये मार्च के लोस के बाद ये एक ही क्वार्टर आया है जहां मार्केट ने परफॉर्मेंस दिया है। 1.5 साल की टाइम करेक्शन हुई है। फिर भी लास्ट ईयर जब शुरू हुआ था 11,900 से, और मार्च में ऑलमोस्ट 14,200 पहुंचा था। स्पेशली विद 1.5 year टाइम करेक्शन, दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एसआईपी में नहीं आई थी। आई थिंक इन्वेस्टर एडुकेट हो रहा है, और आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन फेटर्निटी एंड एएमसी फेटर्निटी बहुत शानदार काम कर रहे हैं ताकि एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म को एक्सपैंड कर सके। बाजार के कई पीक हमने देखे, बाजार को बॉटम पर भी देखा। तो अगर हम एक ट्रेंड समझना चाहें इन्वेस्टमेंट का, कि पीक पर जब निवेश कोई करता है, कोई इन्वेस्टर बॉटम पर निवेश करता है, या कोई एक अपनी नियमित एसआईपी चला रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाजार पीक पर हो या बॉटम पर हो, तो क्या रहा है ट्रेंड पिछले कई सालों का ऐसे अलग अलग निवेशकों का बाजार के अलग अलग साइकिल्स में? स्वाति जी, वो एनालिसिस तो हमने की निफ्टी पे की, क्योंकि 380 एक्टिव फंड्स हैं, 200 पैसिव फंड्स हैं, तो निफ्टी एक बहुत पॉपुलर बेंचमार्क है, तो उस पे एनालिसिस जरूर की। और बिफोर आई गो टू द एनालिसिस, ये हमेशा देखा गया है कि मार्केट्स हर साल उछली तरह हायर पीक से ट्रफ तक 15% गिरती हैं, हर साल गिरती हैं। कोविड का साल भी छोड़ दूं और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 भी छोड़ दूं, तो नॉर्मल साल में एवरेज पीक टू ट्रफ 15% की गिरावट आई है। तो ये जहन में बिठाना हर इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना वो ऐसे 10% की गिरावट में पैनिक करने लग जाते हैं जैसे कोई नवीन चीज हुई है। ये नवीन चीज नहीं है, 21-22 साल का डेटा कहता है कि हर साल गिरनी गिरनी है। तो ये, बिफोर आई गो टू दिस एनालिसिस, ये मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इक्विटी इन्वेस्टर पैसे डाल चुके हैं, डालने वाले हैं, तो दैट्स फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मार्केट की, जैसे दुनिया की ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है ना, मार्केट की ग्रेविटी ऊपर की तरफ है। नीचे जाएगी तो ये तो तय है कि कभी ना कभी ऊपर आएगी, ऊपर जाएगी तो ये तय नहीं है कि कभी ना कभी वापस 5,000 की निफ्टी दिखेगी, 7,000 की निफ्टी दिखेगी, वो कभी होगा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। सो ग्रेविटी ऑफ द मार्केट इज ऑन द अप, ये समझना जरूरी है, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं बताता हूं कि ये हमने डेटा देखा। अगर आप हर साल के पीक्स में इन्वेस्ट करते, तो 5 साल की जो रिटर्न होती, सिर्फ आपकी 10.84% की रिटर्न होती। बट वही 5 साल आप ट्रफ्स पे, लोस पे इन्वेस्ट करते, तो 18.54 होती 5 साल में। एक तो आप इस डेटा से एक कंक्लूजन निकालने की ये सोच सकते हैं, जब भी मार्केट गिरे तो जो भी पैसे हैं आपके सेविंग अकाउंट में या वहां, वो जरूर आप इक्विटी में डाल दें, बह ना करें। यही को इसको मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं 10 ईयर्स पे, तो 10 ईयर्स में अगर पीक्स पे इन्वेस्ट करते हैं तो वापस 10.5% की कंपाउंडेड रिटर्न आती है निफ्टी पे,
और अगर आप ट्रफ्स पे इन्वेस्ट करें, लोस पे इन्वेस्ट करें तो 14.4। अब आंकड़ा जो है वो स्क्वीज हो गया, 10.5 पीक्स पे इन्वेस्ट करके और लोस पे इन्वेस्ट करो, सबसे लोस पे इन्वेस्ट करो तो 14.5 है, तो फर्क कम हो गया टाइमिंग का। अब 25 साल में अगर आप ये करो, पीक्स पे इन्वेस्ट करो तो भी 11.53 की रिटर्न मिली, और लोस पे इन्वेस्ट करो तो 13.87, तो और कम हो गया गैप। जैसे आपकी अवधि बढ़ती है टाइमिंग की रेलेवेंस कम होती। अगर आप एसआईपी में करते हो तो 5 साल में 14%, 10 इयर्स में 12.4 और 25 इयर्स में 12.86। तो इसमें काफी सिमिलैरिटी है। आप देखें एसआईपी में करते हैं तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि पैसे मार्केट नीचे जाएगी तो भी आप संतुष्ट हैं कि अगली किस्त सस्ते में मिलेगी। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आप खुश हैं कि जो किस्तें चली गई हैं वो ज्यादातर बढ़ रही हैं। तो दोनों तरफ चित भी आपका है, पट भी आपका है। सो दैट्स व्हाई टाइमिंग रेलेवेंस कम्स डाउन विद टाइम। ये पहला कंक्लूजन है। सेकंड कंक्लूजन ये है कि आप जब भी मार्केट्स को लो में देखें तो अपने पास में जो भी पैसे साइड में पड़े हैं उसको इन्वेस्ट करने की हमेशा सोचें जरूर, और घबराएं ना, क्योंकि मार्केट की आदत है गिरना। और एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो तो ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ेगा आप। एब्सोल्युटली। तो ये हमने समझा कि पीक पर निवेश करें तब क्या ट्रेंड है, बॉटम पर निवेश, और उसके बाद नियमित एसआईपी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है आपके निवेश की जर्नी को। उसको एक हमने उसका एक ट्रेंड हमने समझा। यहाँ पर उतार चढ़ाव में हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करते हैं फिरोज। बहुत ही सिंपल सा है ये पूरा फॉर्मूला, पर फिर भी समझना बेहद ज़रूरी है कि एसआईपी में पावर ऑफ कंपाउंडिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब बाजार में उतार चढ़ाव है, चाहे कैसा भी माहौल है, कैसे काम करता है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग से कैसे बाजार के किसी भी उथल पुथल से बचने में फायदा मिलता है। और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एसआईपी जारी रहे, यही हमारा मकसद है। यस, देखिए दीपक जी भी जैसे कह रहे थे कि 6,000 की एसआईपी की अमाउंट थी और आज 14,700 हो गई है, तो एसआईपी में काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो इनको ये फायदा देंगे और दिखाएंगे तो उनकी रहने की संभावना और बढ़ाने की संभावना बढ़ेगी। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन स्वाति जी। मेरे हिसाब से पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, जैसे ये कहा जाता है। ये क्यों है? अगर आप 1,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, 30 साल के लिए करते हैं, तो 14% की रिटर्न पे, 14-15% की रिटर्न पे 54 लाख पे एक्यूमुलेट हो जाए। 1,000 रुपए धीमे धीमे हर महीने डालते डालते तो दिन के कितने हुए आपके? दिन के 30-40 रुपए हुए, राइट? 30-40 रुपए दिन के आपने डाले, 1,000 रुपए मंथ के डाले, और आपने अगर 30 साल तक कंटिन्यू किया तो 54 लाख पे पहुंच जाएंगे। अब आपने कहा कि यार कंपाउंडिंग क्या चीज है, मैं 5 साल बाद चालू करता हूं और 25 साल के लिए किया, तो अब मेच्योरिटी अमाउंट सीधे घट के 54 से 27 लाख हो जाती। देखने को तो सिर्फ 5 साल आपने हटाए अपनी अवधि से, अमाउंट आधी हो गई। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ब्याज पे जो ब्याज मिलता है, जो कमाई पे और कमाई मिलती है, उसको कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, राइट? ये हो गई पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दूसरी है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग ये है कि आप ले रहे हैं, आप फंड मैनेजर को कह रहे हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी को अपने 1,000 रुपए भेज रहे हैं, और 1,000 रुपए अगर दाम कम होगा, समझो कि दाम आधा हो गया हाइपोथेटिकली, तो आपको यूनिट दुगने मिलेंगे। अगर वापस दुगना हो गया तो यूनिट्स आधे मिलेंगे। तो आप जब दाम कम होगा तो ज्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट करेंगे, राइट? और दाम ऊपर होगा तो यूनिट्स आपके कम होंगे। तो ये जो तालमेल है इसको कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। सस्ते दामों पे ज्यादा यूनिट्स, महंगे दामों पे कम यूनिट्स, क्योंकि आप वही 1,000 रुपए आप हर महीने उनको भेज रहे हैं। फिरोज, आपके पास तो इतने सारे पोर्टफोलियोज आते हैं, सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पोर्टफोलियो आपके लिए कैसा रहा है? कोई ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें फंड्स की भरमार हो, और यूजुअली उसको ट्रिम करके कितना होना चाहिए? स्वाति जी, मेरा एक विश्वास था 10-15 सालों से, इंडस्ट्री में 18 सालों से, वो विश्वास लास्ट 1 साल में काफी अच्छी तरह से चैलेंज हुआ मैथमेटिकली। हमने 600 पोर्टफोलियो एक्सटर्नल जो हमारे साथ नहीं थे उनको हमने किया। जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनसे, हम जो नए क्लाइंट आते हैं उनके बाहर पोर्टफोलियो होते हैं, उनको हमने ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन एनालाइज किया कि अगर उस दिन जहां आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया होता निफ्टी खरीदते तो क्या होता। तो मैं खुद ही आश्चर्यचकित हुआ कि 70% लोग निफ्टी को बीट नहीं कर रहे थे, और 93% आनंद राठी के मॉडल पोर्टफोलियो को बीट नहीं कर रहे थे। ये तो चौंकाने वाली बात नहीं थी।
जिन्होंने आनंद राठी को बीट किया और निफ्टी को भी बीट किया, उनके एवरेज नंबर ऑफ स्कीम्स थी 26। तो ये जो मेरा भ्रम था कि कभी भी आपके पास 10 स्कीमों से ज्यादा होगा तो आप निफ्टी को कभी बीट ही नहीं कर पाएंगे, तो मेरे पास 17 पोर्टफोलियो ऐसे आ गए जिन्होंने 26 स्कीम एवरेज रखने के बावजूद निफ्टी को तो बीट किया ही किया, आनंद राठी के मॉडल पोर्टफोलियो को भी बीट किया। और एक फंड मैंने एक पोर्टफोलियो देखा है रियल टाइम, उसमें 500 ट्रांजैक्शंस हुई, उसमें उसने निफ्टी को भी बीट किया और आनंद राठी के मॉडल पोर्टफोलियो को भी बीट किया, और मैं गर्व से कह रहा हूं कि हमें भी बीट किया। उसमें 76 स्कीम्स थी। तो हम अब इसको स्टेटिस्टिकली और इवेलुएट कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस ओवर डिवर्सिफिकेशन स्टोरी जो मैं कहता था आपके शो पे भी 10 स्कीम से ज्यादा कभी नहीं होनी चाहिए अरबों रुपए के लिए भी, वो आप करंटली प्रश्न चिन्ह में है और उसको और इवेलुएट कर रहे हैं। सो इफ यू हैव 8-10 स्कीम्स, डोंट वरी टू मच, यू आर नॉट डूइंग अ बिग मिस्टेक अनलाइक व्हाट आई वाज पर्सनली बिलीविंग। कौन से फंड्स पोर्टफोलियो में शामिल होने चाहिए अगर एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाना हो? तो ये भी लोग, दूसरा सवाल सबसे ज्यादा होते हैं, कितने के बाद कौन से फंड? तो आपकी नजर में इसका पैमाना क्या हो कि कौन से फंड पोर्टफोलियो में शामिल होने चाहिए? बिफोर दैट स्वाति जी, जैसे दीपक जी ने कहा ना कि बहुत सारी कैटेगरीज है, राइट? अगर आप एक ही कैटेगरी के 4 स्कीम खरीद रहे हैं तो गड़बड़ है। जैसे इन्होंने कहा कि इनका पोर्टफोलियो मिड कैप स्मॉल कैप में है, तो यू कैन कीप इट वेरी कॉन्सेंट्रेटेड ऑल्सो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप एक ही कैटेगरी में 10 स्कीम रखेंगे तो मतलब ही नहीं है। और जैसे उन्होंने कहा कि लंबी अवधि में ये डिफरेंस ऑफ स्कीम लेवल भी नैरो होगा, टाइमिंग की जो डिफरेंस है उससे भी नैरो होगा। आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री। सेकेंड पॉइंट, कौन सी स्कीमें नहीं खरीदनी चाहिए? देखिए, इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में क्या नहीं करना है इज मोर इंपॉर्टेंट दैट क्या करना है। पहले आप अपने फाउंडेशन प्रिंसिपल्स बना लीजिए। कितने सारे रिटेल क्लाइंट्स हैं जिन्होंने एक फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप खरीदना नहीं है और जाके सेक्टोरियल फंड खरीद रहे हैं। बट सेक्टोरियल फंड में एंट्री भी इंपॉर्टेंट है, एग्जिट भी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो सेक्टोरियल फंड खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए? क्या पहले अपने कोर को बनाए, पहले बुनियाद बनाए फिर इमारत बनाए, या पहले इमारत बनाए, राइट? सो काफी लोग इमारत बनाने निकल जाते हैं, बुनियाद बनी नहीं होती। सो फर्स्ट यू क्रिएट अ कोर पोर्शन। सो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज जैसी हैं, मिड कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, फोकस्ड फंड्स हैं, ये बना ले। फिर जाएं बैंकिंग फंड में, आईटी फंड में, हेल्थ केयर फंड में। बहुत सारे पोर्टफोलियोज ऐसे होते हैं जिन्होंने पास परफॉर्मेंस के आधार पे ही देखा होता है कि जैसे साल भर पहले आईटी, 1.5 साल पहले आईटी की बड़ी अच्छी चली थी, तो काफी सारे डिजिटल फंड, टेक्नोलॉजी फंड लोगों के पोर्टफोलियो में, रिटेल क्लाइंट के पोर्टफोलियो में शामिल हो गए। फिर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, फिर लोग निकलने लग गए। अब वापस अच्छा कर रहा है आईटी, वापस जाएंगे। सो यू विल बी चेजिंग योर ओन टेल इफ यू गेट इनटू सेक्टोरियल फंड्स, और उसकी जरूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। एचएनआई को भी हम सेक्टोरियल फंड की जरूरत नहीं कहते। उसके बगैर ही आप अपनी निफ्टी को 2 से 3% एक्टिव मैनेजमेंट से एंड गुड चॉइस ऑफ फंड से कर सकते हैं। बिकॉज एएमसीज हैं, ईडल वाइज अल्फा जनरेट करती हैं। ऐसी काफी सारी एएमसीज हैं, 40 एएमसीज हैं, उनमें से चुनाव करें, डिवर्सिफाइड फंड्स लें